नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 20 फरवरी 1979 प्रातः 8:55 पे आपका जन्म हुआ। जन्म के समय उदय हो रहा था मीन लगन और आपकी जन्म की राशि वृश्चिक राशि, चंद्रमा 8 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, यानी आपकी जन्म की राशि है वृश्चिक राशि। लगन के स्वामी बृहस्पति हैं, दोनों में आपसी मित्रता है। जब लग्न और राशि के मालिक दोनों आपस में मित्र हों तो ये एक अच्छा इंडिकेशंस होता है लाइफ में बढ़ोतरी करने का, लाइफ में प्रोग्रेस करने का, कि भी मेरा शरीर मेरा मन जो है वो एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन लगन का मालिक जो बृहस्पति है वो पंचम भाव में बैठा है, वक्री है, उच्च का है। ये व्यक्ति के भीतर जिज्ञासाओं को बढ़ाता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि को ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करने का सोचता है या करता भी है, यानी मन के अंदर शांति ना होना, मन के अंदर किसी न किसी प्रकार की खोजबीन या उथल पुथल चलती रहती है, क्योंकि चंद्रमा की राशि में है ये। और चंद्रमा देखिए नीच का होके बैठा हुआ है नवम भाव में, यहाँ बृहस्पति इसको देखता है। ये धन के लिए ठीक है, ये बुद्धि के लिए ठीक है, ये ज्ञान के लिए ठीक है, ये ईश्वर कृपा के लिए ठीक है, ये भाग्य के लिए ठीक है, ये धार्मिक कार्य और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने के लिए भी ठीक है। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो कि चंद्रमा नीच का हो, बृहस्पति भी चंद्रमा की राशि में वक्री हो जाए, तो ऐसे प्लैनेट के अंदर थोड़ा सा धैर्य की कमी हो जाती है। व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा, हर समय उसके मन में ये रहती है कि और ज़्यादा या और ज़्यादा हो जाए, ये कर लूँ तो वैसे हो जाएगा, वो कर लूँ तो ऐसे हो जाएगा। यानी ये प्लैनेट आपके दिमाग को शांत नहीं होने देता। वैसे ये आयु के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक है। चलिए बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो कि कुंडली में तीसरे और 8वें घर का मालिक होके 10वें घर में बैठा है। दशम भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे तो वो अच्छा होता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को सेव करता है। लेकिन शुक्र 3 और 8 का मालिक है, इसलिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष, यात्राएं, अड़चने, एफर्ट्स डालता है ये प्लैनेट, क्योंकि वो स्वामित्व ग्रह तो अच्छा है लेकिन जहाँ का उसको अधिकार प्राप्त है वो अधिकार अच्छा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आपके चंद्रमा की। चंद्रमा पंचमेश होके बैठा हुआ है नवम भाव में। पंचम का नवम में जाना, बुद्धि से भाग्य को उजागर करना, ईश्वर की कृपा प्राप्त होना, धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व होना, धार्मिक कार्य करना, धार्मिक यात्राएं करना, ये सब भी यहाँ देखा जाता है। संतान की स्थिति से भी ये स्थिति है, यानी स्वयं के बल पर संतान जीवन में अवश्य कुछ अच्छा कर लेगी। मेरे हिसाब से आपको पुत्र एवं पुत्री दोनों का योग है। बाकी ये स्थिति पत्नी की कुंडली से ज़्यादा देखी जाती है। शनि और राहु कुंडली के पंचम भाव में, छठे घर में बैठे हैं। जब 12वें घर का मालिक छठे घर में राहु केतु एक्सेस में हो, वक्री हो, तो शनि और राहु की दशाएं जीवन में जब जब आएंगी आपको हेल्थ इश्यूज अवश्य देंगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ़, कोई बीमारी, कोई लंबी बीमारी, यात्रा के दौरान चोट लगना, ये सब यहाँ दिखा देता है। शत्रु पक्ष का परेशान करना भी यहाँ बहुत हद तक सक्षम है। ऐसा इसलिए है कि आप देखिए छठे घर का मालिक जो है सूर्य वो 12वें घर में, और 12वें घर का मालिक जो है शनि वो छठे घर में। शनि सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है 12वें और छठे घर से, यानी ये दशा आपको रोग दे सकती है, ऋण दे सकती है, शत्रुओं द्वारा हानि पहुंचा सकती है। गोपनीय तौर पर आपके शत्रु आपको पछाड़ देंगे, आपको परेशान करेंगे। हेल्थ इश्यूज़ भी ये कॉम्बिनेशंस देता है। कभी कभी व्यक्ति को अपने काम को चलाने के लिए रिश्वत, दलाली का प्रयोग करना पड़ता है, या किसी व्यक्ति विशेष को पैसा खिलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसका कार्य चलता है। क्योंकि यहाँ राहु केतु एक्सेस भी है, यानी शत्रु तो इस व्यक्ति के हमेशा सदैव उजागर रहेंगे। जैसे जैसे उसको मौका मिलेगा तुरंत वो सब चीज़ें हो जाएंगी। अब सूर्य, शनि, राहु केतु का ये योग पेट से संबंधित तकलीफ़, हार्ट से संबंधित तकलीफ़, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी, आँखों के रोग, ये देने में भी सक्षम है। बुध और मंगल भी 12वें ही घर में बैठे हैं। बुध को देखिए, चौथे घर का मालिक जब 12वें घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में संपत्ति अर्जित करता है, लेकिन वो संपत्ति अर्जित करने में उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
क्योंकि यहाँ पर चौथे का मालिक पीड़ित बहुत है। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में सेविंग्स के लिए प्रॉपर्टी लेता है, लेकिन अंततः वो प्रॉपर्टी बिक जाती है। प्रॉपर्टी खरीदी, पैसा जोड़ा, किसी न किसी काम के लिए निकल गया, ऐसा उसके साथ बहुत होता है। अब सप्तमेश होके द्वादश में बुध साझेदारी के लिए ठीक नहीं। दूसरा, ये शादी को लेट कराने में भी सक्षम है और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी ख़राब करने में सक्षम है, क्योंकि आप मांगलिक भी हैं, साथ में सूर्य भी वही है, साथ में बुध भी वही है, साथ में केतु भी है और शनि राहु का योग भी उसको दृष्टि देता है। यानी ये स्थिति हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई, वाइफ की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं, और स्वयं आपकी स्वास्थ्य के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। जब 12वें घर में सिर्फ अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति के जीवन में खर्चा आप ऐसे समझिए जैसे कोई मेहमान आकर खड़ा हुआ हो। तुरंत कोई भी कमाओ खर्चा, कोई भी कमाओ खर्चा, एकदम से पैसा अच्छा खासा कमाया लेकिन वो किसी न किसी ठिकाने में वो पैसा कहीं ना कहीं लग ही जाता है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये अनिद्रा की शिकायत भी देता है, नींद का ठीक प्रकार से ना आना भी ऐसे योगों के साथ देखा गया है। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि कुंडली के मुख्य 6 ग्रह तो आपके 6 और 12 से संबंधित हैं, इसलिए संघर्ष के बिना तो आपका कोई काम होगा ही नहीं। नवांश कुंडली में देखिए, लग्न और 7वें घर के मालिक मंगल शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं, यहाँ भी मंगल द्वादश में था। तो फिर से स्थिति आई है कि कोई ना कोई पार्टनरशिप आप जीवन में करेंगे तो लॉस होगा। पत्नी के साथ संबंध मुझे इस कुंडली के हिसाब से मधुर नहीं दिखाई दे रहे। चलिए अब बात करते हैं दशा की। शुक्र की महादशा चल रही है इस व्यक्ति को, और आप देखिए 2014 से चल रही है। शुक्र दशम में बैठा है। दशम में बैठा शुभ ग्रह आपको प्रोफेशनल लाइफ के लिए आगे चलाएगा कि चलो जी मैं आपको काम दूंगा, लेकिन वो 3 और 8 का मालिक भी है, इसलिए हर काम में ये आपको अड़चन देगा। साथ ही साथ कर्म की बात कर रहे हैं तो कर्म के लिए दशमांश कुंडली देखी जाती है। दशमांश कुंडली में पंचम भाव में शुक्र, वहाँ भी अष्टमेश और तृतीयेश होकर ही है, और साथ में बैठा है बुध। इसका मतलब लाभ देगा, प्लेसमेंट अच्छी है। जहाँ का मालिक है वो अच्छा नहीं है, लेकिन जहाँ बैठा है वो जगह अच्छी है। अब उसको शनि देख रहा है। शनि कौन है? एकादशेश है लेकिन द्वादशेश भी है, इसलिए यही प्लेनेट आपको लॉस भी देगा, यही प्लेनेट आपको गेन भी देगा। अचानक से आपके हाथ में कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा और अचानक से आपसे हाथ में कोई काम अच्छा निकल जाएगा। वो कॉम्बिनेशन यहाँ साफ तौर पर दर्शित है। अब दशा चल रही है शुक्र में चंद्र की, मार्च 2019 से नवंबर 2020। सबसे पहली बात, चंद्रमा भाग्य स्थान में, शुक्र दशम में, काम मिलेगा। यहाँ देखिए चंद्रमा, शुक्र यहाँ है लेकिन चंद्रमा बुध की राशि में एक्सचेंज करता है। जब इस प्रकार का योग हो और मंगल भी चंद्रमा को देखे तो व्यक्ति को काम तो मिलता है, लेकिन वही चीज़ कि अचानक से काम मिलता है और अचानक से काम चला जाता है, उसमें एक नुकसान की स्थितियाँ वो यहाँ पर दर्शित हो रही हैं। अभी नवंबर 2020 से लेके जनवरी 2022 आपको शुक्र में मंगल चलेगा। मंगल यहाँ 12वें घर में, मंगल यहाँ भी 12वें घर में और मंगल यहाँ भी 12वें घर में। जब ग्रह बार बार 12th हाउस में पहुँचता है तो आपकी टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं लगातार रहेंगी। यात्राओं पे खर्च होगा, अनावश्यक खर्च हो सकता है, बीमारी पर खर्च हो सकता है। ये खर्च की दशा आपको आगे एक उसमें आ रही है, मंगल की दशा। इसमें सोर्स ऑफ इनकम तो मिलेगा, लेकिन अंततः जो स्थिति निकल के आएगी वो ये है कि जितना कमाया था वो सब गवा दिया, किसी न किसी कारण से वो प्लेनेट जाएगा। अब आएगी जनवरी 22 से जनवरी 25 शुक्र में राहु। फिर से सावधानी का समय, क्योंकि राहु 6th हाउस में द्वादशे शनि के साथ और सूर्य, ये दशा बहुत ज़्यादा आपको आकर्षित करेगी लोन लेने के लिए कि कोई बड़ा कर्जा ले लूँ, कोई लोन ले लूँ। लेकिन देखिए मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये पाया है, जीवन में राहु में शुक्र या शुक्र में राहु की दशाएं आएँ और उनकी इस प्रकार की पोजीशन हो तो ये आपके लिए एक लॉस का इंडिकेशन है। आर्थिक नुकसान, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा पैसा ले लेना फिर ना देना, या कहीं पर पैसा लगा दिया वो वापस नहीं आया, लोन ले लिया लोन नहीं चुका पा रहे हैं, यानी आर्थिक तंगी। बीमारी पर भी पैसा खर्च हो सकता है, परेशानियों में पैसा खर्च हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा सावधानी आपको आगामी समय में ये रखनी है, किसी भी प्रकार का बड़ा खेल पैसे को लेकर ना खेलें।
नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का सामना करना पड़ सकता है। ये 3 वर्ष की दशा होगी 2022 के जनवरी से जनवरी 25 तक, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। मैं आपको अभी से सचेत कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। भले ही धीरे धीरे करो, कम खा लो, लेकिन सुरक्षित तौर पे। ऐसा ना हो उन 3 वर्ष में आप कर्जदार हो जाएं, आपका मोटा पैसा कहीं अटक जाए। चलिए, आपने पूछा पहला सवाल अबाउट इकोनॉमिक सिचुएशन इन फ्यूचर इन बिजनेस। बिल्कुल उसके स्पष्ट तौर पे मैंने आपको 2025 के जनवरी तक की स्थिति गिनवा दी कि भाई साहब मुझे कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं दिखाई दे रही। मैंने तो आपको और उल्टा आगाह कर दिया है कि भैया सावधान रहो, आपका चार्ट ये चीज़ें शो नहीं करता, इसलिए औसत तौर पे चलेगा, कोई बहुत बड़ा मिराकल नहीं होने वाला। ऐसा ना हो कुछ बड़े फ़ायदे के चक्कर में आप मोटा नुकसान कर दें, वैसा मुझे बार बार दिखता है। सेटलमेंट इन अब्रॉड, विदेश में सेटलमेंट की जब जब हम बात करते हैं तो उसके लिए दशाएं विदेश की होनी चाहिए। जैसे मंगल, अभी नवंबर 20 से मंगल आ रही है, ये मैंने कहा था 12वें घर में हर जगह मंगल है, जो दिखाता है दूरी, स्थान परिवर्तन, यात्राएं। तो अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं तो आप विदेश जा सकते हैं। अगर आप मंगल में विदेश चले गए तो आप 2025 और 25 के बाद मैं समझता हूँ, हाँ 25 तक तो मुझे विदेश दिखता है कि अगर आप अगले वर्ष विदेश जाने के योग दिखते हैं, लेकिन मुझे आपका ज़्यादा बड़ा स्थायित्व नहीं दिखाई देता विदेश में। हो सकता है आपको फिर किसी काम से वापस आ जाना पड़े, क्योंकि शुक्र की दशा में प्रॉमिस तो है कि ये व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर काम करेगा तो फ़ायदा रहेगा। विदेश में भी जाओ या देश में भी रहो, लेकिन जब दशाएं प्रॉपर नहीं होती ना, तो चाहे वो कहीं भी रह ले, उस व्यक्ति को प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो निर्णय आपका है कि आप देश में रहो चाहे विदेश में रहो, विदेश जाने के भी योग इसमें खूब अच्छी तरह हैं। हेल्थ बता ही चुका, सावधानी रखनी पड़ेगी, लास्ट में उपाय ज़रूर बताऊँगा, वो करने पड़ेंगे। अबाउट चिल्ड्रन फ्यूचर, आपके हिसाब से संतान ठीक है, संतान सहयोगी रहेगी, लेकिन उसका फ्यूचर कैसा रहेगा वो उसकी कुंडली से पता लगेगा। लाइफ में सेटलमेंट, अभी तो मुझको 2024 के अंत तक कुछ सेटलमेंट नहीं दिखता। मैं कुछ अच्छा नहीं कह सकता इस कुंडली के लिए कि हाँ कोई सेटल हो रहे हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे सेटलमेंट मिलेगा। प्रॉपर्टी एंड शेयर मार्केट, भाई साहब शेयर मार्केट में गलती से भी ना जाएं। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, आप अपने बल पर प्रॉपर्टी एकत्रित करने में सक्षम तो हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपकी किसी न किसी कारण से बिक जाएगी। वैसे योग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अभी लगभग जनवरी 25 से सितंबर 27 के बीच जो आपको शुक्र में बृहस्पति आएगी, ये वो समय एक अच्छा ऐसा होगा जिसमें आप अपने बल पर एक फिर से प्रॉपर्टी अच्छी अर्जित करेंगे। एनी गोल्डन पीरियड इन लाइफ इन फ्यूचर और प्रेजेंट, नो फ्यूचर, क्योंकि 24-25 तक तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, उसके बाद ही कुछ अच्छा होना शुरू हो रहा है। उससे पहले आप अपने आप को बचाओ, सेहत को बचाओ, स्वास्थ्य को बचाओ, अनावश्यक खर्च को बचाओ, कर्ज से दूर रहो, परेशानियों से दूर रहो, शत्रुओं से सावधान रहो, नहीं तो आने वाली जितनी भी दशाएं हैं सब प्रॉब्लमेटिक दशाएं आपके लिए हैं। अब ऐसी सभी परिस्थितियों से बचने के लिए रेमेडी के अलावा कोई साधन नहीं कि भैया जब तक उपाय नहीं करोगे तब तक रिलीफ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि इनको रोज़ाना सबसे पहले पढ़ोगे आप श्री सूक्तम का पाठ, उसके बाद आप पढ़ोगे दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ, और उसके बाद पढ़ोगे आप देवी कवच का पाठ। सुबह के समय श्री सूक्तम के बाद दारिद्र्य दहन स्तोत्र पढ़ो, शाम के समय आप देवी कवच पढ़ो। जो तीनों पूजा हैं उन तीनों पूजाओं के लिंक मैं आपको दूंगा, आप उनको सुनो कि किस प्रकार से पूजा आपको वो करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, कैसे बोलना है, कैसे उच्चारण करना है, उसे कान में लीड लगाओ, उसके साथ साथ बोलो, उसके साथ साथ पढ़ो। अगर सामने पुस्तक है तो पुस्तक को रख लो और उसके साथ साथ उसका उच्चारण सीख जाओगे। तो पहले श्री सूक्तम का पाठ और बाद में दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करो, शाम के समय देवी कवच का पाठ करो, और पत्नी को कहो कि वो वैभव लक्ष्मी के व्रत रखा करे। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से वैभव लक्ष्मी के व्रत रखे और उसके बाद उन व्रत को रख के उसका उद्यापन कर दे। बाजार में उसकी वैभव लक्ष्मी की पुस्तक मिल जाती है, उसे ले आओ, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कैसे करना है, क्या करना है। तो ये थी आपके उपाय, लगातार आपको उपाय करने हैं, बिल्कुल छोड़ने नहीं है। ये सभी उपाय 2024 तक लगातार आप करते रहो, काम में सावधानी रखो, कोई भी बड़ा स्टेप बड़ी होशियारी से उठाओ, जल्दबाजी से बिल्कुल आपको बचना होगा।
तो ये उपाय बताए, आपके सवालों के जवाब मैंने यहाँ दिए हैं। अगर आप कोई रत्न पहनने की इच्छा रखते हैं तो मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अगर आप पुखराज पहनते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। पुखराज में भी श्रीलंकन पुखराज आप पहन लीजिएगा, अच्छा है, आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आप मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।